मक्का की फसल हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण फसल है और महत्व इसका इस बात से भी बढ़ जाता है कि एक तो कई प्रकार की परिस्थितियों में मक्का की फसल किसान भाई बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। दूसरा, कई प्रकार की भूमियाँ, चाहे वह दूर दूर दराज क्षेत्रों में हों, ऊंची नीची, गहरी उबड़ खाबड़, तराई से लेकर मैदानी और घाटी से लेकर ऊंची पहाड़ियों तक इसकी खेती हमारे किसान भाई सफलतापूर्वक कर रहे हैं और इसकी महत्व के अनुसार अनाज की रानी भी कहा जाता है। तो मक्का की फसल में सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको किसी भी समय पर आप इसकी बुआई कर सकते हैं, सामान्य परिस्थितियों में, मैदानी क्षेत्रों में और तराई के क्षेत्रों में, जिसमें शरदकालीन मक्का भी बुआई कर सकते हैं, रबी की मक्का भी बुआई कर सकते हैं और खरीफ की फसलों में भी समय पर भी किसान भाई इसकी बुआई समय से करते हैं और इसका उत्पादन प्राप्त करते हैं। कई बार आप देखते होंगे कि इस समय पर बोई गई फसल में कई अवस्था ऐसी हैं जिनको किसान भाई पोषक तत्वों की उपलब्धि की दृष्टि से, खरपतवार नियंत्रण और खरपतवार की खेत में स्थिति को देखकर, तीसरा क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो इसमें जल निकास और जल भराव की जो समस्या है, किसान भाई यदि इन तीन विषयों को ध्यान में रखेंगे तो मक्का की खेती से बहुत अच्छा लाभ कमा सकेंगे। अब जैसे जिस किसान भाई ने समय पर मक्का की बुआई की गई होगी उनके खेतों में, तो उसमें घुटने तक की आपकी जो फसल है वह खड़ी होगी। जो देरी से बुआई गई है उसमें भी अंकुरण की स्थिति पैदा हो रही होगी और जो अगेती फसल है काफ़ी, उसमें भुट्टे आने की अवस्था बन रही होगी। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जो आपने प्रजाति लगाई है उस प्रजाति के अनुसार आप उसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन अवश्य करें। इसमें जो हमारी संकर प्रजातियां हैं इनका उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है, इसमें इनकी उत्पादन की क्षमता भी अधिक है, तो इसका भरपूर लाभ लेने के लिए आप इनमें पोषक तत्वों की मात्रा का समुचित प्रयोग समय से करें। इसके लिए 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, जिसको आप यूरिया से दे सकते हैं, 80 किलोग्राम फास्फोरस, जिसको सिंगल सुपर फास्फेट डाई अमोनियम फास्फेट के द्वारा इसकी पूर्ति की जा सकती है। यहीं पर जो पोटाश की मात्रा है, इसको भूमि की जो उपस्थिति है, भूमि में जो इसकी श्रेणी है, यदि कम स्तर है तो ज़्यादा प्रयोग करें और मध्यम स्तर है तो मध्यम इसकी जो मात्रा सुझाई गई है वैज्ञानिकों के द्वारा उसको प्रयोग करें। तो 40 किलोग्राम से लेकर 60 किलोग्राम मात्रा तक प्रजाति के अनुसार पोटाश भी बुआई के समय पर आप अवश्य आपने दिया होगा। जहाँ पर जिंक की कमी है या जिंक आपने प्रयोग नहीं किया क्योंकि यह भी अनाज वाली फसल है, तो अनाज वाली फसलों में काफ़ी मात्रा में जिंक पौधा भूमि से लेता है, तो इसलिए संतुलित पोषण बनाए रखने के लिए और लगातार उत्पादनता का स्तर बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि आप 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। और यदि आपने बुआई के समय पर प्रयोग नहीं किया है तो जब आपकी फसल घुटने तक की अवस्था की हो जाए तो उसमें आप 2% यूरिया के घोल के साथ अथवा चूने के घोल के साथ में 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट का जो 33% की मार्केट में मिलती है आपको, उसका घोल बनाएं 500 लीटर पानी में और छिड़काव कर दें। इससे आपने देखा होगा ये जो किसान भाई बराबर निगरानी खेत की करते रहते हैं, अनुभव के आधार पर देखते रहते हैं, इसमें गोब की जो पत्ती है वह बड़ी सफ़ेद निकलती है और इससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कम हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होने पर पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता और परिणाम स्वरूप आपकी जो उपज है, भुट्टे की दाने की जो उपज है या पौधे का आकार है वह बहुत कम हो जाता है, जिससे कि सीधा सीधा किसान भाइयों को नुकसान उठाना पड़ता है। अतः संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों का आप प्रयोग करें। इसका प्रयोग करने पर आपको निश्चित रूप से जो उपज है उसमें तो बढ़ोतरी ही मिलेगी, साथ ही साथ उत्पादन की लागत कम होगी और जो हमारे संतुलित पोषण से जो कई प्रकार के कीट आकर्षित होते हैं असंतुलित अवस्था में या जो रोग हैं उनमें भी काफ़ी रोकने में मदद मिलती है। जैसे आप देखते होंगे कि जो रस चूसने वाले कीट हैं पत्तियों की निचली सतह पर अपनी चोंच या जो अपने मुख को गड़ाकर उसमें रस चूसते हैं और पत्ती कमज़ोर हो जाती है और उसके बाद में से जो उनका मलमूत्र उसी पत्ती पर निकलता है, उससे कवक जनित, जीवाणुजनित और विषाणुजनित कई प्रकार की बीमारियां भी पौधों को घेर लेती हैं। तो ऐसी दशा आपके खेत में न हो, नाइट्रोजन की अधिक मात्रा प्रयोग न करें। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक सल्फेट, इनकी संतुलित मात्रा का प्रयोग आप यदि करेंगे
तो निश्चित रूप से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अब जो फसल आपकी घुटने तक की अवस्था है, इसमें आप खड़ी फसल में पहली जो नत्रजन की मात्रा है जिसको खड़ी फसल में देना है, उसकी एक किस्त आप इस समय पर दे दें और उसके बाद में हल्की गुड़ाई अवश्य कर दें। यूरिया देते समय आप ध्यान रखेंगे कि खेत में नमी बनी होनी चाहिए। यदि नमी नहीं है तो बरसात का इंतज़ार करें। जैसे ही बरसात होगी उसके बाद जब खेत में से पानी ना रहे खड़ा हुआ, तब आप यूरिया का छिड़काव खड़ी फसल में कर दें। छिड़काव करते समय ध्यान रहे कि आपके खेत में पंक्तियों के बीच में घास, खरपतवार इत्यादि ना हो। इससे क्या होगा कि यदि आप खाद देते हैं तो जो मक्का को खाद देना है वह खरपतवार इस्तेमाल कर लेगा और आपकी जो पौध है मक्का की उससे प्रतिस्पर्धा करेगा और उसके कंपटीशन में आपके पौधे कमज़ोर हो जाएंगे और घास उभर जाएगा, जिससे कि आपको नियंत्रण करने में भी परेशानी होगी। अतः निराई गुड़ाई करने के पश्चात ही छिड़काव करें और जिंक का इस्तेमाल करें। कहीं कहीं पर किसान भाइयों को इस समस्या देखने को मिलती है, अनुभव के आधार पर देखते होंगे कि जब पौधा बढ़ता है तो बढ़ने के साथ साथ जब पूरी बढ़वा ले लेता है, 4 पत्तियां हरी पौधे में ऊपर होती हैं और उसमें जो उसका डंठल है वह कड़ा होने लगता है, तो कभी कभी पौधा पिचक जाता है। ऐसी अवस्था में कई पौधों को देखें ध्यानपूर्वक तो उसमें कहीं छेद होगा और इसको बोलते हैं तनाबेधक कीट। तनाबेधक कीट के लिए जो हमारे संपर्क कीटनाशी हैं, जिसे क्यूनाल्फास इत्यादि का 1.5 लीटर मात्रा 500 लीटर में घोल बनाकर और इसमें जो पत्तियों के ऊपर दवाई को चिपकाने वाला जिसको स्टिकर बोलते हैं वह अवश्य इसमें मिला लें। और यदि बाज़ार में आपको स्टिकर नहीं मिलता तो शैम्पू और जो वॉशिंग पाउडर है इसका घोल भी इसमें मिलाया जा सकता है। इसकी प्रभाविकता बढ़ जाती है इससे और आपको इस कीट के नियंत्रण में काफ़ी सफलता मिलेगी। तो किसान भाइयों, आप अपने खेत की बराबर निगरानी करते रहें और बारिश के मौसम में यह ध्यान रखें कि जो आपने खेत में मेड़ बनाई है उस मेड़ को ऐसी स्थिति में रखें कि बारिश होने की अवस्था पर, चाहे बारिश दिन में हो या रात में हो, पौधे की जो नीचे की जड़ होती हैं जो पौधे को सहारा देती हैं वह पानी में डूबी न रहें। बरसात ख़त्म होने के बाद तुरंत खेत से पानी निकास हो जाना चाहिए। इस प्रकार से आप यदि ध्यान रखेंगे तो पौधे में अधिक पानी जमा नहीं होगा और आपकी जो मक्का की फसल है वह बहुत भरपूर फसल आपको देगी और इसमें कीट पतंगों का भी प्रभाव कम होगा।